वेलकम टू मैथ्स विद ज़ाक। मैथ्स विद ज़ाक के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम ले रहे हैं मॉक टेस्ट 5। तो इससे पहले हमने 4 मॉक टेस्ट्स को अपलोड किया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट का लिंक देख सकते हैं, वहाँ से इन 4 वीडियो को देख सकते हैं। ये मॉक टेस्ट सीरीज़ हमने डिज़ाइन की है फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फ़िलहाल मैथमेटिक्स का पोर्शन। जैसे हम मैथमेटिक्स का पोर्शन कवर करेंगे तब जाके हम उठाएंगे स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन। इसमें हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे आरआरबी, एसएससी और एनडीए जैसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारी सेट थ्योरी। तो इस सेट थ्योरी में हम देखेंगे कैसे हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं। ये मॉक टेस्ट 5 है। आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को यहाँ से पूरा देखना है, चाहे वीडियो लंबा हो छोटा हो। आपको बिल्कुल वीडियो की तरह ध्यान देना है कि कैसे कैसे कंसेप्ट जो है आपको यहाँ से राइज होते हैं क्वेश्चंस में, और कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पहले वीडियो को पॉज करना है और खुद से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपने थ्योरी तो पढ़ी होगी पहले, तो थ्योरी के बाद जब आपने पढ़ी होगी तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको। तो ये मॉक टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए एक बूस्ट साबित हो सकती है अपनी प्रिपरेशन में। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, और पॉज करने के बाद आपको खुद ट्राई करना है। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आप वीडियो को देख सकते हो, देख सकते हैं कंसेप्ट कैसा इस क्वेश्चन में जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसमें कैसा कंसेप्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, देखो ये सेट थ्योरी में भी जो बेसिक जो क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इसी टाइप के बनते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने जो प्रिपरेशन किया है वो किस लेवल की प्रिपरेशन है। ठीक है, देखिए हमारे पास जो पहला है वो है द नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो बात यहाँ पर जो है वो है नल सेट की। ठीक है, तो नल सेट यहाँ से हम जो है क्वेश्चन इसी पे क्वेश्चन है नल सेट पे, तो आपको नल सेट पता होना चाहिए कि क्या है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द नल सेट ऑफ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सॉरी, द नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो आपको ये बताना है कि ये जो आपका नल सेट है ये इट इज़ अ सबसेट, इट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये हर एक सेट का सबसेट होता है। देखिए क्या करेंगे, हम कोई सेट लेते हैं, मिसाल के तौर पर a इज इक्वल टू 1, 2। अगर हम इसके सबसेट्स देखेंगे, चलिए सबसेट इसके सबसेट्स ऑफ a देखते हैं। सो दैट इज़ 1, दैट इज़ 2 एंड 1, 2 एंड इसके बाद हमारे पास ये आएगा। ठीक है, जिसमें कोई भी नहीं होगा। ठीक है, पहले तो हमने एक रखा, ठीक है, तो वो 1, 2 आ गया, फिर हमने दोनों को रखा और फिर इसके बाद कोई, इसी को हम कहते हैं नल सेट। ठीक है, इसको हम 5 से भी नोट करते हैं। शाबाश, तो बिल्कुल आसान सा है। अब इस सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट कहते हैं हम, एम्प्टी सेट, या हम दूसरा नाम इसको भी देते हैं नल सेट। ठीक है, अब देखिए हमें क्या यहाँ से जो प्रूव करना है वो करना है कि ये जो सेट है, ठीक है, इट इज़ अ सबसेट, इट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फिलहाल हमारे पास ए है, तो ये हमें प्रूव करना है। इसका मतलब अगर ये प्रूव है, अगर ये प्रूव हो गया हमारे पास, ठीक है, तो क्यों, अगर ये हमारे पास ठीक है, मतलब जो ऑप्शन हमारे पास है अगर ये ट्रू है, तब जाके इसका मतलब ये है कि ये जो सबसेट है ये इसमें कंटेन्ड है ना। तो ये तो बिल्कुल इसमें कंटेन है, यानी कि सबसेट कब कहेंगे हम। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए जो है वो 1, 2, 3 है और बी जो है मेरे पास 1, 2, 3, 4 है। ठीक है, तब जाके ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी में है, यानी कि ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी कि ए में उस ए के सभी एलिमेंट जो है वो बी में है, तो इसका मतलब सबसेट है। तो यहाँ पर हमारे पास नल सेट के लिए जो कंसेप्ट था वो ये था कि नल सेट जो है एवरी सेट का सबसेट होता है, क्योंकि वो हर एक सेट में मौजूद होता है। जो भी सेट, अगर आप ये सेट भी लेते हैं ना, तो इसमें भी जब आप इसके सबसेट्स निकालोगे तो लास्ट में आपको 5 ज़रूर लिखना होता है। ठीक है,
तो दो सेट्स आपके पास नॉन ट्रिवियल होते हैं, वो होता है फाई और दूसरा तो अपना जो सेट होता है यहाँ पर बी मेरे पास है। तो ये जो सेट्स हैं ये सब सेट्स हैं, इनको हम ट्रिवियल इनको हम नॉन जो है ट्रिवियल सबसेट्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ट्रिवियल सबसेट्स है ये, यानी कि ये खुद आते हैं हमारे पास। बाकी तो हमें देखने पड़ते हैं कौन कौन से हैं, लेकिन ये तो हमारे पास खुद आते हैं। एक होता है फाई और दूसरा होता है खुद अपना सेट, जहाँ पर ए या खुद ऐसे बी, ठीक है, जो भी सेट आपका होगा। तो पहला हमारे पास एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलिए देखते हैं दूसरा, ठीक है। तो करेक्ट है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो अभी मैं कह रहा था आपसे कि अगर मेरे पास ए जो है 1, 2 है, तो इसके सबसेट्स मैंने निकाले थे अभी सबसेट्स। तो अगर सबसेट देखोगे आप 1 है, इसी के बाद 2 है और इसी के बाद 1, 2 और इसी के बाद 5, तो ये सबसेट्स हैं। ये जो 1 है यहाँ पर, ठीक है, ये 1 और ये 2 ये सबसेट्स है। और ये किसके बराबर, ये तो ए के बराबर है ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या कह रहा था, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो मतलब ये एवरी ए जो है वो ए का सबसेट है। इसका मतलब क्या है, अगर ये ट्रू है तब जाके हमारे पास क्या होना चाहिए कि 1, 2 जो है वो कंटेन होना चाहिए 1, 2 में। वो तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1 भी 1, 2 में है और 2 भी इसमें है, ठीक है। ऐसा कोई एलिमेंट इस सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं है, क्योंकि ये सेम है ना। तो हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, जो कि यहाँ पर हमें बिल्कुल साफ नज़र आता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो चलिए देखते हैं अब हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है। देखिए अपने आप में ये 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि एक क्वेश्चन में कितने कॉन्सेप्ट्स आपको जो है पता होने चाहिए। सो इफ़ अ सेट हैज़ 10 एलिमेंट्स, तो हमारे पास एक सेट है ए, तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इसमें है वो है हमारे पास 10, ओके। और ये कह रहा है कि देन इट्स पावर सेट विल हैव 1, 0, 2, 4 एलिमेंट्स। अब ये पावर सेट क्या होता है देखो ए मेरे पास ऐसा है, फॉर एग्जांपल 1, 2, ठीक है, 1, 2, तो इसके मैं निकालूंगा सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। सबसेट्स ऑफ ए किसके बराबर होगा, 1 होगा, इसी तरह से 2 होगा, इसी तरीके से 1, 2 होगा और 5 होगा। कितने मेरे पास आ गए, यानी कि मेरे पास 4 आ गए। फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ सबसेट्स को निकालने के लिए वो है 2 to the power the cardinality of the set A, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, 2, इसका मतलब होता है कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके सेट में कितने हैं। तो मेरे पास अभी इस सेट में कितने एलिमेंट्स है, 2 है। सो 2 to the power 2 मतलब 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो 4 नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपके पावर सेट में होंगे या इसके सबसेट्स कितने होंगे, वो 4 होंगे, ठीक है। तो ए के मेरे पास सबसेट्स इतने होंगे, ठीक है। सो सबसेट्स ऑफ ए जो है वो 4 होंगे, जो कि बिल्कुल मैंने यहाँ से निकाला। अगर मैं इसको सेट में रखता हूँ ऐसे, इसको मैं सेट में रखता हूँ ऐसे 1, 2 और यहाँ से 1, 2 और यहाँ से मैं 5 लिखता हूँ और इसको मैं सेट में रखता हूँ, तो ये हमारे पास बनाता है पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो अब इसी तरीके से आपको ये निकालना है कि आपके पास अगर सेट है ए जिसमें हमारे पास 10 एलिमेंट्स है, ठीक है, 10 एलिमेंट्स है, तो पावर सेट ऑफ ए में कितने होंगे। सो दैट इज क्लियरली इक्वल 2 to the पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10। सो आपको 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ऐसे करके 10 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 5 बार जब मल्टीप्लाई करते हैं वो निकलता है 32, तो ऐसे 32 × 32 आपको निकालना है। तो वो किसके बराबर होता है, 1024, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन 3 भी हमारा करेक्ट है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसमें जो है हमारा ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि ये बता रहा है कि इनमें से कौन ऑप्शन ठीक है। तो ये सभी ठीक है, इसका मतलब हर एक ऑप्शन इसमें ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि 5 जो है ये एक सबसेट होता है हर एक सेट का, ठीक है। और दूसरा जो है, जो भी सेट हमारे पास दिया गया हो, ये जो सेट ए है ये खुद का सबसेट होगा, सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। सबसेट ऑफ ये प्रेजेंट होता है हर एक में, ठीक है, प्रेजेंट इन एवरी पावर सेट, ठीक है। तो हर एक पावर सेट में ये मौजूद होगा,
ठीक है। और इसी तरीके से लास्ट जो कंसेप्ट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, सो दैट इज इक्वल टू द 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। तो ये 3 कंसेप्ट्स आपको याद रखने हैं। इस क्वेश्चन में यही ये कंसेप्ट्स आपको जो है पूछे गए थे, ठीक है। तो बिल्कुल डीप में मैं इन क्वेश्चंस को ले रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप इसको मैनेज कर सकते हैं। चलिए अब हमारे पास है दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ये है। तो इसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट्स दी गई इनकी वैलिडिटी देखनी कि क्या ये ठीक है या गलत है। चलिए अब हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो पार्ट इसमें है, सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन एंड दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब ये मुझे दिखाना है ए यूनियन बी के बराबर। सिंपल सा है कि हमें ए यूनियन बी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है कि देखो यहाँ पर मेरे पास ए है और यहाँ पर भी मेरे पास ए है और यहाँ पर मेरे पास इंटरसेक्शन है और यहाँ पर भी मेरे पास इंटरसेक्शन है। इससे मुझे पता चलता है कि जो ये स्टेप है ना, ये स्टेप इससे पहले जो स्टेप हुआ होगा, ठीक है, तो उसमें आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई किया गया हो, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई किया गया होगा इससे पहले स्टेप में। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ से रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ, रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ। चलिए देखते हैं रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमें क्या होता है। अब देखो यहाँ से मैं ए इंटरसेक्शन को बाहर निकाल, क्योंकि ये सेम है ना, जैसे कि कॉमन हम निकालते हैं तो ऐसे ही, तो यहाँ से बचा बी और यहाँ से बचा बी कॉम्प्लीमेंट, सो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ बचा यूनियन और यहाँ बचा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ओके, तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। ओके, अब यहाँ देख लीजिए आप, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर मेरे पास ऐसा सेट है, ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सल सेट एक्स है जिसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं और मैं यहाँ से ए और बी ले रहा हूँ, 2 सेट्स, ठीक है। तो फिलहाल मुझे बी की दरकार है, तो फिर मैं बाद में ए पे आता हूँ और यहाँ मुझे फ़िलहाल बी की दरकार है। इससे आपको समझ अच्छी तरीके से आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको कन्फ्यूजन डालता हूँ कि ए बी रखता हूँ, वो ए इसी में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं बी की तरह देखता हूँ कि बी यूनियन बी बार है मेरे पास, तो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है मेरे पास। ओके, अब देखिए बी यूनियन बी बार है, तो मेरे पास आइडेंटिफाई करना है पहले कि बी कहाँ है और बी कॉम्प्लीमेंट किधर है। ये तो बी आपका रहा, ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपको इसके बाहर, इसको छोड़ के जितना भी आपके पास बचता है वो आपका बी कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब ये मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब इनका क्या करना है मुझे, यूनियन, मतलब इसको इसके साथ जोड़ना है, जितने एलिमेंट्स इसमें है उनको जोड़ना है किसके साथ, बी बार बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो वो बनता है पूरा सेट एक्स, ठीक है, बनेगा ना पूरा सेट एक्स, क्योंकि जो बी है ना ये खुद पैदा हुआ है एक्स से, ठीक है। तो जब हम बी और इसके बाहर जो बी के बी से बाहर होगा तो वो एक्स आ जाएगा, तो मतलब हमारे पास यहाँ बचेगा ए इंटरसेक्शन यहाँ से एक्स आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो इधर यहाँ से आता है तो यूनियन और यहाँ से आ जाए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है अब, ए इंटरसेक्शन एक्स, तो इस तरह से यहाँ पर ए मेरे पास है। ओके, अब ए की इंटरसेक्शन मुझे लेनी है एक्स। अब ए इंटरसेक्शन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है, फॉर एग्जाम्पल ये ए है और ये बी है। अब अगर मैं इनके बीच में इंटरसेक्शन लेता हूँ तो मुझे वो देखना है कि इनके बीच में क्या मिलता है, ये मिलता है, ठीक है। तो ये इनका इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो इसी को हम इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ए का इंटरसेक्शन करना है एक्स से, ठीक है। ए का इंटरसेक्शन करना है एक्स से, तो इस ए का मुझे इंटरसेक्शन करना है इस पूरे सेट के साथ। अब इस ए जो ये मेरे पास ए है ये खुद एक्स से बना है, ठीक है, तो x की ही एलिमेंट से बना है। जो भी एलिमेंट a में होगा वो ऑलरेडी x में भी होगा और जो एलिमेंट a में है वो x में है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि a के एलिमेंट्स x के साथ मिल रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन मिल रहा है, a के सभी एलिमेंट्स x के साथ मिल रहे हैं, तब इसका मतलब हुआ कि a इंटरसेक्शन x जो है वो a के बराबर होगा, ठीक है। अब मुझे इसका यूनियन करना है किसके साथ, a
कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से मैं फिर से अप्लाई करता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ, रिवर्स नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ। मतलब ए को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा इन दोनों पे, मतलब ये ऐसे, ठीक है। तो क्या निकलेगा मेरे पास, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ओके। तो दूसरा फिर बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा और ए यूनियन बी आ जाएगा, फिर ए यूनियन बी, ओके। तो यहाँ से ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, फिर वही बात जैसे कि बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एक्स के बराबर था, इसी तरह से ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बी एक्स के बराबर होगा। तो एक्स इंटरसेक्शन विद ए, सॉरी यहाँ पर मेरे पास है ए, यहाँ पर मेरे पास ए यूनियन और ए यूनियन बी, ठीक है, बिल्कुल, ओके। तो यहाँ पर मेरे पास एक्स इंटरसेक्शन विद ए यूनियन बी, ठीक है। तो एक्स इंटरसेक्शन विद ए यूनियन बी। अब देखो ए यूनियन बी, ए और बी को मुझे मिलाना है। चलिए मैं इसको नए से बनाता हूँ क्योंकि यहाँ से थोड़ा डॉट्स में ना ज़्यादा डॉट्स मैंने किए, इससे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पर। इसको मैं यहाँ से रब करता हूँ पहले, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके। तो यहाँ से मेरे पास यूनिवर्सल सेट x था, ठीक है। तो ये मेरे पास x था और यहाँ से मेरे पास a था और मेरे पास यहाँ से b है। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, यूनियन करना है, ठीक है। और फिर जब ये इनको मैं यूनियन करूँगा तो वो निकलेगा मेरे पास a यूनियन b, ठीक है। अब उसको मुझे इंटरसेक्शन करना है x के साथ। अब चूँकि a और b खुद x से बने हैं, ठीक है, x के एलिमेंट से बने हैं, जो एलिमेंट A में होगा वो X में भी होगा और जो एलिमेंट B में होगा वो भी X में होगा और जो एलिमेंट इनके यूनियन में होगा वो X में भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब X इंटरसेक्शन विद A यूनियन B जो है वो A यूनियन B के बराबर होगा। तो मेरे पास जो ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया। अगर कोई भी दिक्कत इसमें आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि फलाना क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैं आपको वहाँ से क्लियर कर देता हूँ। चलिए अब दूसरी पार्ट की तरह देखते हैं कि पहला मेरे पास बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरा मेरे पास क्या है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ओके, ऐसा है कि ये मुझे दिखाना है ए यूनियन बी के बराबर। दोनों मुझे जो है ए यूनियन बी के बराबर दिखाने थे। चलिए इसको मैं लेता हूँ यहाँ से ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए क्या निकलेगा मुझे, मेरे पास ए यूनियन ए बार, ठीक है। अब यहाँ से इंटरसेक्शन आ जाएगा और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अभी मैंने बताया कि ये यूनिवर्सल सेट एक्स हमारे पास होगा इंटरसेक्शन विद ए यूनियन बी बार। अब चूंकि ये मेरे पास छोटा सेट है, देखो ना, देखो यहाँ से मेरे पास x था और ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है, ठीक है। ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है। अब b कॉम्प्लीमेंट इसका पूरा जो यहाँ से है इसमें a भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ये इसका b कॉम्प्लीमेंट है। अब मुझे इसमें क्या करना है कि a को यहाँ से क्या करना है, ओके। अब देखो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इस बी कॉम्प्लीमेंट के बाहर जो भी है हमारे पास, ठीक है, जो भी यहाँ पर मेरे पास है वो बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा और फिर यूनियन लेना है आपको ए के साथ। अब जब ए और बी का कॉम्प्लीमेंट आपको जब लेना है ना, ठीक है, तो मतलब इस बी को आपको छोड़ना है, ठीक है। तो इसको आपको छोड़ना है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ। इसको आपको छोड़ना है, ठीक है, इस वाले पार्ट को आपको छोड़ना है, बाकी आपको सब लेना है और इसका इंटरसेक्शन करना है आपको इस पूरे सेट के साथ। अब x का वो पार्ट, ठीक है, अब x का वो पार्ट जो b के छोड़ने के बाद मुझे मिला वो x में भी है और a यूनियन, जब मैंने इन दोनों को यूनियन किया, ठीक है, इस b को छोड़ के जो मेरे पास निकला वो तो x में भी है ना, तो मेरे पास क्या निकला, अब a यूनियन b बार ही निकला, जो कि मेरे पास ए यूनियन बी के बराबर नहीं निकला। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो मेरा ऑप्शन 2 है वो गलत है और जो पहला है वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन ए मेरे पास करेक्ट आंसर है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सो दैट इज द ऑप्शन 1 ओनली, ओके। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा गया है कि आपको ये एक रिलेशन दी गई है, ठीक है। तो रिलेशन का इस यहाँ से कंसेप्ट है रिलेशंस का, ठीक है।
तो फंक्शंस रिलेशन अगर आपने पढ़े होंगे तो फंक्शंस रिलेशन में आपका कंसेप्ट यहाँ पर है कि आपको एक रिलेशन आर दी गई है, ठीक है। तो रिलेशन आर दी गई है और जो रिलेशन इन्होंने डिफाइन किया है एक्स रिलेटेड टू वाई, इन अ वे इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये यहाँ से रिलेशन दी गई है। आपको इसी रिलेशन का यूज़ करना है और ये बताना है कि क्या ये रिलेशन हमारे पास आर, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या तीनों है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये देखना है और यहाँ से आपको ध्यान रखना है जो हमारे पास रिलेशन में जो एलिमेंट्स है ना, ये जो x, y है, ये हमारे पास बिलोंग होते हैं नेचुरल नंबर सेट में, ठीक है। तो आपको बस नेचुरल नंबर सेट्स के एलिमेंट्स ही कंसिडर करने हैं। चलिए यहाँ पर मेरे पास जो यहाँ से पॉलिनोमियल दी गई है इसको मैं यहाँ से लेता हूँ। पॉलिनोमियल इक्वेशन दिस इज 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, मैं x और y की वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3xy और माइनस xy, यानी कि मैंने इस 4xy को, इस 4xy को क्या किया, मैंने इसको तोड़ा 3xy और xy, क्योंकि ये माइनस में था, मैंने दोनों को माइनस रखा और माइनस एंड माइनस प्लस, तो इनका प्लस हो जाएगा, प्लस 3y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से मैं इन दो पेयर्स को लेता हूँ और इन दो पेयर्स को लेता हूँ और देखता हूँ कि कॉमन मत निकलेगा कुछ। यहाँ से एक्स स्क्वायर है, यहाँ से 3xy है, मतलब x इनमें कॉमन है, तो यहाँ से मेरे पास x निकला माइनस और यहाँ से 3 बचा और y बचा, ठीक है, बाकी मैंने कॉमन निकाला। अब इसी तरीके से यहाँ पर जो मेरे पास है, यहाँ पर x y है और y है, मतलब मैं y को कॉमन निकाल सकता हूँ। सो अंदर मेरे पास बचा x और यहाँ से मेरे पास बचा 3 एंड y, ठीक है। अब मैं साइन को यहाँ से लेता हूँ। जब मैंने यहाँ से y को कॉमन निकाला ना, ठीक है, अगर मैं यहाँ से प्लस रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से प्लस रखता हूँ तो यहाँ से माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ से प्लस आ जाएगा, क्योंकि प्लस से आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती, जो भी साइन होगा वो वही की वही रहेगी। लेकिन जैसे मैं इसको माइनस यहाँ से निकालता हूँ कॉमन, तो फिर ये चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगी प्लस और ये बन जाएगी माइनस, ताकि मेरे पास ये जो दो है ना ये सेम आ जाए, x माइनस 3y और x माइनस 3y। अब इन दोनों को मैं निकालता हूँ कॉमन, x माइनस 3y, इस x माइनस 3y और x माइनस 3y, अंदर से क्या बचा x माइनस y। ओके, तो क्या बचा मेरे पास, सो दिस इज x माइनस 3y और x माइनस y, ठीक है, और यहाँ से इज इक्वल टू 0 इसका RHS में चलता है। ओके, तो इसका मतलब ये हो कि या तो ये बराबर 0 के, या तो ये 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 3y जो है वो 0 के बराबर है या x माइनस y जो है 0 के बराबर है। तो इसका मतलब जो है x जो है 3y के, क्योंकि यहाँ से जो ये माइनस जो है यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा तो 3y के बराबर निकलेगा, या तो x जो है ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, प्लस माइनस y जो है यहाँ से प्लस y बन जाएगा। तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस निकले, x इज इक्वल टू 3y एंड x इज इक्वल टू y। तो पहला जो मेरे पास निकला x इज इक्वल टू y, इसका मतलब मेरी जो रिलेशन है ना ये है रिफ्लेक्सिव। क्या है, रिफ्लेक्सिव। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव कब हम कहते हैं, अगर मेरे पास एक एलिमेंट जो है x मेरे पास नेचुरल नंबर सेट में है, ठीक है, तो तब जाके x कामा x मेरे पास रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है, तो रिलेशन में होना चाहिए और तभी हम इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्सिव कहेंगे। जो भी एलिमेंट हम नेचुरल नंबर सेट में लेंगे, ठीक है, तब हमारे पास ये कंडीशन होना चाहिए कि x कामा x जो है रिलेशन R में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, ऐसे भी हम कहेंगे कि x इज रिलेटेड टू x, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब जाके आपकी जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास, क्योंकि ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं ना ये ऐसे होते हैं, x कामा y बिलोंग्स टू द रिलेशन R। अब चूंकि मेरे पास x जो है y के बराबर है, ठीक है, तो मैं y की जगह जो है x लिख सकता हूँ, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y कामा y, ये भी रिलेशन R में आ जाएंगे फिर, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास जो है ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो पहला तो हमारे पास है कि रिफ्लेक्सिव है। अब इसके बाद हम देखेंगे सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक के लिए मैं क्या करूँगा, सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, ज़रा आप याद दिलाए अपनी थ्योरी को कि जो सिमेट्रिक है वो हम कैसे लिखते हैं और कैसे निकालते हैं। कि अगर मेरे पास x कामा y रिलेशन R में है, ठीक है, बिलोंग्स टू द रिलेशन R, तब जाके मेरे पास y कामा x भी जो है रिलेशन R में होना चाहिए,
ठीक है, तब जाके रिलेशन आर एक कौन सी रिलेशन होगी, सिमेट्रिक रिलेशन होगी, यानी कि विद रिस्पेक्ट द पोजीशन इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो फर्स्ट पोजीशन पे हो सेकंड पोजीशन पे हो, ये सिमेट्रिक होना चाहिए। देखो मेरे पास x जो है वो 3y के बराबर है, ठीक है। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा y कमा x जो है रिलेशन r के बराबर, मतलब रिलेशन r के मैं बिलोंग करता, तब जाके मेरे पास x की जगह मैं y को बिलोंग कर, मतलब y लिखता, क्योंकि मेरे पास जो पहला है ना y कमा x वो रिलेशन r को बिलोंग करता है, तब जाके वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मतलब x की जगह मेरे पास y है, तो y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। और x किसके बराबर निकलता है फिर, y डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो क्या ये मतलब लॉजिकल है यहाँ से कि क्या ये x जो है इस रिलेशन में लाई करता है, क्या ये इस रिलेशन R में बिलोंग करता है? नहीं, क्योंकि हमारे पास x जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, ठीक है। और यहाँ से मुझे जो है x जो है वो y डिवाइडेड बाई 3 निकलता है, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो ना, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन निकली ना वो ये निकली, अगर ये इनको सेटिस्फाई कर जाते तब जाके मेरे पास ये सिमेट्रिक रिलेशन बन जाती, लेकिन उसने कुछ दूसरा ही रूप लिया, ये जो 3 है ये डिवाइड में गया। अगर हमारे पास ऐसा निकलता x इज इक्वल टू 3y, यहाँ से अगर हमारे पास ये निकलता तब जाके ये सिमेट्रिक थी, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है, ठीक है। तो y कमा x जो है इसमें बिलोंग नहीं करता है, ओके। तो y कमा x जो है इसमें बिलोंग नहीं करता है, तो मतलब सिमेट्रिक ये नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ऑप्शन ए जो है कट गया। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, तो ये दो फिलहाल अभी देखेंगे। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, मतलब गया ये भी। रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, तो मतलब दो ऑप्शन पहले ही हमने कट किए हैं, अब हमें खाली ट्रांजिटिव को देखना है। ट्रांजिटिव के लिए मुझे क्या करना है, देखो मेरे पास जो इसमें है x इज इक्वल टू 3y, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि अगर मैं चलिए मैं दो एलिमेंट्स को लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं x की जगह y की जगह जो है मैं y की जगह 3 लेता हूँ, ठीक है। y की जगह मैं 3 लेता हूँ, ओके। तो y की जगह मैं 3 लेता हूँ, तो तब जाके x जो है मेरे पास क्या निकलेगा, सो x इज इक्वल टू 3y, और 3 इंटू वाई की जगह मेरे पास 3 है, सो डैट इज इक्वल टू 9। सो जब मेरे पास x जो है 9 होगा तब मेरे पास y 3 होगा, ओके ओके। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं दूसरा कोई एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ट्रांजिटिव के लिए जो डेफिनेशन है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि अगर मेरे पास, चलिए मैं दूसरे कलर से आपको दिखाता हूँ ताकि आपको यहाँ से फिर कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो जाए कि कौन किसके साथ है। सो x कामा y अगर मेरे पास रिलेशन r में बिलोंग करता है, और इसी तरीके से y कामा z भी जो है रिलेशन r में बिलोंग करता है, अगर ये ट्रांजिटिव है, अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन है तब जाके ये और ये भी रिलेशन में होने चाहिए, मतलब x कामा z भी रिलेशन r में बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। इन बीच वालों को छोड़ के जो x कामा z आपको मिलता है वो भी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं दो एलिमेंट्स को यहाँ से ढूंढने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास दूसरा एलिमेंट जो है वो इस दूसरे पेड़ के पहले एलिमेंट से मिलना चाहिए, तो मैं 3 लेता हूँ अब, तो मेरे पास x जो है वो 3 होना चाहिए। तो मेरे पास x कब 3 होगा, अगर मैं x को 3 लेता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं x को 3 लेता हूँ तब मेरे पास ये जो इक्वेशन है ये किसके बराबर निकलेगी, 3 इज इक्वल टू 3y। सो ये 3 कटेगा तो 1 निकलेगा ना, तो 3 कमा 1, तो ऐसे है, ठीक है। तो अगर ये जो दोनों हैं ये रिलेशन में हमारे पास है, ठीक है, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं ये कंडीशन कौन सी कंडीशन, शाबाश, x इज इक्वल टू 3y कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये कंडीशन ये कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये ट्रांजिटिव होता तब जाके ये पहला एलिमेंट और ये जो दूसरा एलिमेंट है 9,1 ये भी रिलेशन r में होना चाहिए। हम देखेंगे ना रिलेशन r में कि ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो x मेरे पास 9 है और y मेरे पास 3 जो है 1 है, तो मतलब 9 जो है 3 इंटू 1 इज 3, तो 9 3 के बराबर थोड़ी होता है, तो डैट इज नॉट इक्वल टू, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो मतलब ये खाली रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो है ये नहीं है, खाली रिफ्लेक्सिव है। तो मतलब ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये भी अब बी ऑप्शन जो है वो भी गलत है,
ठीक है। तो रिलेशन जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो मैं आपको यहाँ से सम अप कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या कंसेप्ट था कि जो हमारे पास रिलेशन होती है, ठीक है, रिलेशन है, इसमें हमारे पास ये देखा गया था, देखना इसमें इस क्वेश्चन में जो हमें देखना था वो क्या देखना था हमारे पास कि पहला जो रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर आपका x जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ से हमारे पास डोमेन जो है नेचुरल नंबर है, तब जाके x जो है वो भी आपको रिलेशन R में मिलना चाहिए। तो दूसरा हमारे पास है सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि x, y अगर हमारी रिलेशन R में बिलोंग करता है तब जाके y, x भी जो है रिलेशन R में होना चाहिए, ठीक है, तब जाके सिमेट्रिक है। तीसरा हमारे पास जो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है कि अगर मेरे पास x, y रिलेशन में है और y, z जो है रिलेशन R में है, तब ये इम्प्लाई क्या करनी चाहिए कि x, z भी रिलेशन R में होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है। और जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं, ये एक क्लास बनाते हैं जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। और फिर बनते हैं इक्विवेलेंस सेट्स बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो वो थोड़ा डीप कंसेप्ट है, तो वहाँ से आपको नहीं जाना है। तो बस आपको मैंने कहा कि जब ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो जो क्लास बनता है वो हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास बनता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह देखते हैं। ये भी इस रिलेशन में मैंने रखा है एज एन एग्जाम्पल, ताकि आपको पिछला जो क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था, x = 1, 2, 3, 4, क्योंकि यहाँ से सेट जो है बिल्कुल डिफाइंड सेट दिया गया है, उसमें आपको नेचुरल नंबर सेट दिया गया था। और यहाँ से जो मेरे पास रिलेशन है वो R है, और रिलेशन R को यहाँ से बिल्कुल डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो रिलेशन मेरे पास ये है, ठीक है। तो ये मेरे पास रिलेशन है, ये मेरे पास रिलेशन है, इसको आप देख लीजिए। और यहाँ से नीचे भी इसका है। चलिए मैं इसको रिलेशन को यहाँ से लिखता हूँ। और यहाँ से मेरे पास है देखो 1, 1 है, और इसी तरह से 2, 2 भी है, और इसी तरह से 3, 3 भी है, और इसी तरीके से 1, 2 भी है, और 2, 1 भी है। अब आप एक सेकंड में कर सकते हो इसको, क्योंकि आपने कंसेप्ट इससे पहले क्वेश्चन में सीख लिया। अब देखिए हमारे पास सिमेट्रिक है, मतलब x ऐसे पेयर्स होनी चाहिए रिलेशन R में। तो 1, 1 तो है, 2, 2 तो है, 3, 3 भी है। अब इसमें और कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब 1, 2, 3 इसमें है, ठीक है। मतलब 4 भी है ना, 4 मतलब इसमें कोई 4 की एंट्री नहीं है, ठीक है। तो 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3। अगर 4 इसमें किसी भी जगह होता तो आपको 4, 4 की दरकार थी, मतलब 4 तो यहाँ पर नहीं है ना, ठीक है। तो 4 की कोई एंट्री ही नहीं यहाँ पर है। तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। क्या है? रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब दूसरा सिमेट्रिक आपको देखना है कि अगर XY इसमें बिलोंग करता है तब जाके ये इंप्लाई करना चाहिए कि Y, X इसका उल्टा भी रिलेशन R में होना चाहिए। फिलहाल यहाँ देखिए 1, 1, तो इसको अगर आप उल्टा भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1, 1 ही रहेगा। तो बिल्कुल ये भी ऐसा ही रहेगा, ये भी ऐसा है। अब यहाँ देख लीजिए 1, 2 मेरी वहाँ 1, 2 मेरे पास है। अब इसी के साथ में दूसरा मेरे पास दिया गया है 2, 1 जो कि बिल्कुल इसके उल्टा है। तो यहाँ से मतलब सेट्स पे हो रहा है। अब यहाँ से 2, 3 है, और यहाँ से 3, 2 है, बिल्कुल सेट्स पे हो रहा है, ठीक है। अब ये भी यहाँ से क्या है मेरे पास? सिमेट्रिक है, ठीक है। तो सिमेट्रिक भी है। अब तीसरा देखते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो इसमें 2 पेयर्स आपको लेनी है। मैं लेता हूँ कौन सा पेयर, यहाँ से मैं चेक करता हूँ 1, 2। अब देखिए 1, 2 में लेता हूँ, और दूसरा लेता हूँ मैं 2, 3, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपस में मिलते हैं, इसका दूसरा और इसका पहला मिलना चाहिए, ठीक है। तब ये इंप्लाई करना चाहिए कि 1, 3 रिलेशन R में होना चाहिए, ठीक है। क्या 1, 3 है यहाँ पर? नहीं, 1, 3 नहीं है। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव नहीं है मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल आगे जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं तो फिर कोई टाइम नहीं लगता है इसमें, ठीक है। बस आपके पास कंसेप्ट्स होने चाहिए क्लियर, वो जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। आप देख के ही क्वेश्चन को बता सकते हो कि इसमें क्या है। चलिए अब हमारे पास है ये क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे कि क्या ये ऑप्शंस हमारे पास है, क्या ये वैलिड है या नहीं है। तो इनको देखते हैं हम। चलिए हमारे पास जो पहला है वो है दिस इज A यूनियन
ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमें दिखाना है ए यूनियन बी के बराबर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या निकलता है ये। तो हम इसमें करेंगे अप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सिंपल है ए यूनियन ए और इसके बाद है इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। चलिए हम देखते हैं ए यूनियन ए के बराबर क्या होता है। देखिए अगर ए मेरे पास है फॉर एग्जांपल 1, 2 और इसका मुझे ए यूनियन ए करना है, मतलब खुद के साथ इसका यूनियन करना है, 1, 2 यूनियन विद 1, 2, तब मेरे पास क्या निकलेगा 1, 2 ही निकलेगा ना, क्योंकि मुझे इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखने हैं जो आपस में मिल रहे हैं ना। तो इनके बजाय मुझे एक ही लिखना है, मतलब ए इसमें जो 1 था और इसमें भी 1 था, ये आपको 2 बार नहीं लिखना है, खाली एक ही बार लिखना होता है। तो मतलब वो तो यहाँ से ए ही निकलेगा। फिर इंटरसेक्शन और ए यूनियन बी, ठीक है। अब देखिए मेरे पास अगर ए ये है, ये सेट है, और ए यूनियन बी मेरे पास, चलिए मैं ऐसे आपको सिखाता हूँ। ए जो है मेरे पास फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 है, और बी मेरे पास जो है वो है फॉर एग्जांपल कुछ 1, 5 एंड 9, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे इनका ए यूनियन बी करना है। तो क्या निकलेगा यूनियन, क्या निकलेगा यूनियन, तो इसमें निकलेगा 1, 2, 3, 5, 9, ये तो मुझे यूनियन निकले। अब इसका मुझे करना है इंटरसेक्शन विद ए के साथ, तो क्या निकलेगा 1, 2, 3 मुझे देखना है 1, 2, 3, ठीक है। तो यही तो है ना, मतलब वो तो ए ही के बराबर निकलेगा ना। तो दैट इज इसका जो इंटरसेक्शन है वो निकलेगा मेरे पास 1, 2, 3, वो किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे सिंपली ए निकलेगा अब, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने पहले ही कहा कि आपको छोटा देखना है, ठीक है। तो छोटा ए है या ए यूनियन बी है, तो मतलब ए को है प्लस कुछ, ठीक है, ए के प्लस है कुछ, तो मतलब ए यूनियन बी जो है वो बड़ा है ए से, तो आपको छोटा वाला लेना है, तो जो कि ए के बराबर है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। तो बस यही आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ से आपको बता रहा है कि आपको इन चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला ही इनकरेक्ट था, ठीक है। तो समझाने के लिए मैं आपको ये सभी करवा देता हूँ ताकि आपको जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए दूसरा हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इसमें भी हम जल्दी से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। ए इंटरसेक्शन ए और यहाँ से मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन ए मतलब ए के एलिमेंट्स आपको देखने हैं कि ए में कौन मिल रहा है, अपने आप से तो हर एक मिल रहा है ना, तो मतलब ए ही आ जाएगा। यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, छोटा कौन है, ए है या ये ए इंटरसेक्शन बी है, छोटा ए है, तो मतलब ए आ जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, ठीक। तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास बिल्कुल सही है। तो सी हमारे पास देखिए क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी, यहाँ से भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अगर हम अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ से अप्लाई करना है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से करना है मतलब ए यूनियन सी, ठीक है, और फिर करना है इंटरसेक्शन बीच में, और फिर लिखना है बी यूनियन सी, ठीक है। तो बिल्कुल वही है ना यहाँ पर, तो ऑप्शन सी भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको करना है इस ऑप्शन डी में ए इंटरसेक्शन सी जो कि यहाँ पर लिखा है, और दूसरा फिर बीच में ये यूनियन आ जाएगा, ठीक है, और फिर करना है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो सभी जो ऑप्शंस है वो ठीक है ए को छोड़ के, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बताया जा रहा था कि इनमें से कौन इनकरेक्ट है। ओके, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है वेन डायग्राम्स पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सीख लिया है तो आप वेन डायग्राम की मास्टर बन जाओगे, क्योंकि यहाँ से ना आपको एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, क्योंकि ये बहुत कंसेप्ट से बना हुआ ये क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। आप गौर से इस वीडियो को देख लीजिए, यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो यहाँ से मैं इसकी एंट्रीज को लिखता हूँ जो हमारे पास गिवन है, तो सी, और यहाँ से मेरे पास है 12, और यहाँ से 18 है, 17 है। वहाँ जो डायग्राम थी वो छोटी थी, इसलिए मैंने यहाँ से आपको बड़ी करके, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ से बड़ी, तो यहाँ से मैं ये लिख के रखता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास वेन डायग्राम है, और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मेरे पास x, y और z 3 गिवन सेट्स हैं, और यहाँ से मेरे पास पहले में ही n ऑफ z दिया गया है जो कि 90 के बराबर है, ठीक है। सॉरी डिग्री लिखा मैंने, 90 के बराबर है, ठीक है। तो 90 के बराबर है ये,
ओके, तो इसके बाद मुझे क्या पूछा गया है कि आपको पहले क्वेश्चन में देखा गया है कि अगर y एंड z में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इन द रेशियो 4:5 है तो आपको b का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y किसके बराबर होंगे, एक तो ये 16 होगा, 18 होगा, 17 होगा और b होगा। ठीक है, सो दिस इज 16 प्लस 18 प्लस 17 प्लस b एंड दैट इज सिंपली 16 एंड 18 इज 34 प्लस 17 प्लस b, सो दैट इज 50 17 this is 30 44 and this is 51 plus b। ओके, सो 51 प्लस b आ गया ये। इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आप z निकाल सकते हो जो कि मेरे पास दिया गया है 90 के बराबर। ठीक है, तो वो 90 के बराबर है, लेकिन यहाँ से देख लीजिए आप c 12 18 17 जो है ये z को बनाते हैं। सो c प्लस 12 प्लस 18 प्लस 17 जो है वो 90 को बनाते हैं। ठीक है, सो यहाँ से मुझे डिग्री की आदत है। सो दिस इज c प्लस 12 एंड 18 इज 30 एंड दिस इज 47 इज 90। ओके, तो यहाँ से मैं c की वैल्यू जो है निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से 47 जो है -47 आ जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 43। ठीक है, तो c मेरे पास 43 आ गया। ओके, अब यहाँ से मुझे क्वेश्चन में दिया गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन z जो है वो 4:5 के रेशियो में है। सो इट इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट जो y में है ना दैट इज 51 प्लस b एंड जो z में है दैट इज व्हाट, दैट इज 90। ओके, तो और यहाँ से मेरे पास जो है 4/5 के बराबर है ये रेशियो। तो यहाँ से कैंसिलेशन हो सकती है, 5 1 is 5 5 1 is 5, तो बचा 4 बना 40 5 8 is 40। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो मेरे पास क्या आ जाएगा 51 प्लस b जो है 4 8 is 32 4 1 is 4 and 72। तो यहाँ से मेरे पास b का वैल्यू आ जाएगा, b इज इक्वल टू 72 माइनस 51। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 72 माइनस 51। सो दैट इज 2 and 1 is 1 7 and 2 is 2 21। सो b जो है मेरे पास 21 आ गया। सो b इज इक्वल टू 21, यानी कि ऑप्शन c जो है मेरे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 21 इसका ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से ये करना था मुझे। ठीक है, तो बिल्कुल मैंने c पहले निकाला, अब c की दरकार मुझे आगे होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए कि आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, एग्ज़ाम में पूछा गया, एनडीए एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। तो मेरे पास जो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर इसमें 32 दिखा रहा है, 32 में क्या करना है, मुझे इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मेरे पास n ऑफ x है प्लस n ऑफ y है प्लस n ऑफ z है। ठीक है, और इसके बाद माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y है, फिर है माइनस n ऑफ y इंटरसेक्शन z है। ठीक है, फिर है माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन z और फिर है प्लस n ऑफ x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। ठीक है, तो इसका वैल्यू मुझे निकालना है। सो x में कितने एलिमेंट्स मेरे पास है, मेरे पास x में a है, 16 है, 18 है और 12 है। चलिए लिखते हैं इसको a प्लस 16 प्लस 18 प्लस 12। ठीक है, तो ये मेरे पास ये है प्लस n ऑफ y में मेरे पास कितने हैं, देखिए मेरे पास, क्योंकि यहाँ से देखो ऑप्शन में a b प्लस a प्लस b, तो मुझे b का वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। तो सो दैट इज़ b प्लस 16 प्लस 18 प्लस 17। ठीक है, और इसके बाद मेरे पास n ऑफ z जो है वो 90 के बराबर है, और इसके बाद फिर है माइनस। ठीक है, तो माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, x और y के बीच में जो इंटरसेक्शन है ना वो ये है। ठीक है, तो ये है x और y के बीच में इंटरसेक्शन, 16 एंड 18 दैट इज 34, तो माइनस 34 आ गया। फिर दूसरा है y इंटरसेक्शन z, y इंटरसेक्शन के z के बीच में ये है। ठीक है, तो ये है 18 एंड 17। ठीक है, सो दैट इज 35 एंड दिस इज माइनस अगेन दिस इज x इंटरसेक्शन विद z, तो यहाँ से ये आ जाएगा, फिर दिस इज 18 एंड 12, दिस इज 30। ओके, तो यहाँ से प्लस आ जाएगा, फिर x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, पूरा तीनों में इंटरसेक्शन वो बीच वाला ये है। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन तीनों में है, दैट इज 18। ओके, तो यहाँ से मैं इसको लिखता हूँ अब
9 plus 16 plus 18 plus 12. So that, so this is a plus 16 plus 18. 16 plus 18 is 34. 18 and 12. 16 and 18 is 34, and 34 and 12 is 44 and 46. Okay, so यहाँ से है फिर b plus 16 and 18 is 34, and 34 plus 17 and 34 plus 17 is 51. ठीक है, तो ये दो मेरे पास आ गए, एंड दिस इज प्लस 90. अब देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास प्लस वाला 90 है. ठीक है, प्लस वाला 90 है. देखो ये मेरे पास प्लस वाला 90 है, प्लस वाला 90 है. अब इसमें से मेरे पास 30 है, 30 है, 30 है, तो मैं इसको 90 को कैंसिल करता हूँ इस 30, 30 और 30 से, और यहाँ से मेरे पास 9 बचते हैं. ठीक है, जो कि मेरे पास माइनस में बचते हैं 9, एंड दैट इज़ प्लस विद 18. ओके ओके, सो दिस इज़ ए, एंड फिर आ जाएगा बी, एंड फिर आ जाएगा 46 एंड 51. दिस इज़ -9 एंड प्लस 18. ओके, तो इसको आप सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी, 46 एंड 51, ये मेरे पास आ जाएगा. दिस इज़ 7 एंड 4 एंड 9, दिस इज़ प्लस 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने इसको माइनस किया. सो इट इज़ ए प्लस बी प्लस, एंड दिस इज़ सिंपली यहाँ से 3 जाएंगे तो फिर बन जाएगा 106. ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है. बिल्कुल आपको बस वैल्यूज़ यहाँ से पुट करनी थी और कुछ नहीं करना था. ठीक है, तो इसमें हमारे पास 33 दूसरा कुछ दिखा रहा है लास्ट में. ठीक है, तो इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू नीदर एक्स नॉर वाई, तो वो एलिमेंट्स जो ना y में है और ना y में है, ठीक है, ना x में है और ना y में है, ना z में है. ठीक है, दैट इज इक्वल टू p. तो वो एलिमेंट्स जो x y यानी कि x यूनियन y यूनियन z, इनके कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो इनकी कॉम्प्लीमेंट जो है, ठीक है, वो p के बराबर है, यानी कि इनको छोड़ के जो भी है दैट इज इक्वल टू p. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x? आपको x कॉम्प्लीमेंट, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इस x को छोड़ना है आपको. ठीक है, तो इस x को आपको छोड़ना है, 1 सेकेंड, इस x को आपको छोड़ना है. ठीक है, तो इस x को आपको छोड़ना है, इस x को आपको छोड़ना है, ये एलिमेंट्स. शाबाश. तो इसको छोड़ के आपको, आपके पास क्या मिलता है? देखो आपके पास एक तो पूरा सेट जो हमारे पास है, ये यूनिवर्सल सेट U. ठीक है, और फिर बचता है आपके पास ये C, ये 17, ये B. ठीक है, ओके, सो दैट इज इक्वल टू, एक तो पूरा एरिया आपके पास ये बचता है. ठीक है, तो ये किसके बराबर है? ये यहाँ से दिया गया है कि हमारे पास एक तो P है, यानी कि एक तो बाहर वाला एरिया है, और दूसरा ये वाला एरिया बचता है आपके पास. ठीक है, तो वो है B. ओके, और तीसरा जो है मेरे पास 17 है ये. ठीक है, और चौथा मेरे पास ये एरिया है जो कि C के बराबर है. ठीक है, ओके, सो दैट इज इक्वल टू P प्लस B प्लस C प्लस 17. ओके, सो P प्लस, अब देखो मेरे पास B प्लस C के वैल्यू मेरे पास 43 है, तो 43 में देता हूँ इसको, फिर 17. सो दैट इज इक्वल टू P प्लस B प्लस 43 एंड 17 दैट इज 60. ठीक है, तो P प्लस B प्लस 60 इसका करेक्ट आंसर है. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये इसमें क्वेश्चन आया था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बस आपको अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आ जाएगा. तो इसके बाद हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था हमारे पास प्रॉपर सबसेट्स पे. देखिए हमारे पास एक सेट है A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4. अब इसमें हमें पूछा क्या गया था कि आपको इसके प्रॉपर सबसेट्स निकालने हैं. पहला इसमें कह रहा है कि प्रॉपर सेट्स ऑफ A, प्रॉपर सेट्स ऑफ A. तो प्रॉपर सेट्स ऑफ A क्या होते हैं? प्रॉपर सबसेट्स आपको निकालने थे, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ A निकालने थे. तो वो है 1, 2, और इसमें है 3, इसमें है 4, इसके बाद आएगा 1, 2, इसके बाद आएगा 1, 3, इसके आपको 4 लिखना है, इसके आपको 3 लिखना है, इसके आपको 4 लिखना है, इसके आपको 4 लिखना है, इसके आपको 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, इसके आपको 2, 3, 4, इसके आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ओके. इसके बाद आएगा 1, 3, 4, ओके. इसके बाद आएगा 3, और पास 3 और है, तो तीसरा 1, 3, 4. तो ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट्स है. ठीक है, तो ये मेरे पास प्रॉपर सबसेट है जो कि 14 है. ठीक है, अब वो है एक तो अपना खुद है और दूसरा 5 है.
इन्हीं प्रॉपर सबसेट्स में आपको क्या करना है, विच ऑफ दीज प्रॉपर सबसेट्स आर द सुपर सेट्स ऑफ द थ्री, यानी कि आपको क्या करना है, कौन सा, मतलब अगर कोई भी यहाँ से आपको सेट निकालना है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स कुछ होंगे, वो आपको देखना है कि वो क्या 3 का प्रॉपर सबसेट है या कि नहीं, मतलब ये ऐसे इसको कहते हैं हम, यानी कि हाउ मेनी ऑफ दीज प्रॉपर सबसेट्स, इनमें से कौन सा ऐसा सेट है, सबसेट है जो इस 3 का सुपर सेट होगा, ठीक है, सुपर सेट होगा। तो अगर इसमें रिवर्स करता हूँ इसको, दैट इज 3 एंड दैट इज सबसेट ऑफ दिस, मतलब आपको सिंपली क्या देखना है कि 3 किस किस का सबसेट है। देखो पहले तो मुझे, यानी कि मुझे देखना है 3 किस किस में कंटेन्ड है। पहले तो ये है, ठीक है, पहले तो ये है, ओके, दूसरा तो ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, और छठा ये है, और सातवां ये है, मतलब 7, ठीक है। सिंपली आपको बस देखना था कि इनमें से, इन सबसेट्स में से कौन सा सेट ऐसा है जो 3 का सुपर सेट है। तो सुपर सेट को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब अगर जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो 3 जो है किस किस का सबसेट है, बस सिंपली ऐसा ही करना था, और कोई ज़्यादा इसमें जो दिक्कत की बात नहीं थी। अब इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास फंक्शन दिया गया है, ठीक है, और हमें इन फंक्शंस को देखना है, क्या ये 1 1 है, क्या ये ऑनटो है, ठीक है। तो पहले वाले को मैं लेता हूँ कि मेरे पास फंक्शन f(x) है जो कि x + 1 है, ठीक है, और मुझे देखना है इसका क्या ये 1 1 है या ऑनटो है। देखो 1 1 के लिए मेरे पास कौन सा कंसेप्ट है कि अगर मेरे पास x1, x2 जो कि डोमेन में बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास डोमेन में जो है फंक्शन जो है f(z) to z, यानी कि इंटीजर्स मेरे पास दिए गए हैं, कोडोमेन भी जो है दिस इंटीजर्स दिए गए हैं। तो अगर ये बिलोंग करते हैं तब जाके f(x1) = f(x2), अगर ये इक्वल होते हैं तब जाके मेरे पास ये भी होना चाहिए, ठीक है। ये 1 1 की डेफिनेशन है, यानी कि अगर ऐसा होता है तब जाके ऐसा होगा, ये जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं ये भी बराबर होंगे, अगर फंक्शंस बराबर होंगे तब जाके ये एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि अगर ऐसा होता है कि f(x1) जो है f(x2) के बराबर निकलता है तब जाके हमारे पास ये लेना है, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास x + 1 है, तो x की जगह आपको x1 इंसर्ट करना है +1, दैट इज इक्वल टू x2 + 1, ठीक है। तो बस आपको x की जगह x1 लिखना है, तो यहाँ से आप इस 1 और 1 को कैंसिल कर सकते हो, और x1 दैट इज इक्वल टू x2, तो मतलब 1 1 है ये, ठीक है। तो 1 1 है ये। अब आपको ऑन टू देखना है। चलिए ऑन टू के लिए क्या करना है कि ऑन टू का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास फंक्शन है दिस इज z to z, ठीक है, तो आपको देखना है कि जो भी मैं एलिमेंट यहाँ से लेता हूँ इस कोडोमेन में, अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं y लेता हूँ, ठीक है, तो क्या इसके रेस्पेक्ट में आपके डोमेन में, इस डोमेन में कोई इमेज, प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, यानी कि x कोई इमेज एग्जिस्ट करती है। तो चलिए देखते हैं इसको कि क्या एग्जिस्ट होती है। तो चलिए मैं लिखता हूँ कि लेट y बिलोंग्स टू व्हाट, z कोडोमेन, ठीक है। तो सीधे मैं नीचे लिखता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए कि ये कोडोमेन है, ठीक है। देन बी सच दैट हाउ दिस y इज इक्वल टू व्हाट, f(x) एंड दैट इज इक्वल टू x + 1। ऐसे ही हम ऑन टू फंक्शंस को देखते हैं कि हम जो है फंक्शन जो हमारे पास होती है ये हम y के बराबर लेते हैं, ठीक है। तो y जो है हमारे पास है x + 1, ओके। तो हम देखेंगे कि x क्या इसके डोमेन में बिलोंग करता है कि नहीं। तो इस 1 को मैं यहाँ से करता हूँ शिफ्ट, तो बन जाएगा y - 1 दैट इज इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू y - 1, ठीक है। तो ये मेरे पास है। अब देखो y मेरे पास, अब मेरे पास ये निकला x इज इक्वल टू y - 1। अब ये y किस में है, z में है, यानी कि डोमेन में है, ठीक है, सॉरी दिस कोडोमेन में है, ठीक है। तो जब मैं इसमें -1 करता हूँ, मतलब यहाँ से जो इंटीजर्स आएंगे, इंटीजर जब आप इसको माइनस करोगे 1 भी तो एक इंटीजर है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से भी जो है इंटीजर ही निकलेगा, ठीक है। तो मसला यहाँ पर यही है कि जो भी y मैं यहाँ से लेता हूँ, जो कि मैं कोडोमेन में बिलोंग करने की, ये जो मैं कोडोमेन से लेता हूँ, तो मैं एक x को फाइंड करता हूँ जो डोमेन में बिलोंग करता है, ठीक है, जो डोमेन में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन है। तो मतलब ये जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल
ठीक है। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन था ये बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास दूसरा जो है फंक्शन, इसी तरीके से हमारे पास अब नेचुरल नंबर सेट की बात हो रही है, ठीक है। देखिए यहाँ से हमारे पास नेचुरल नंबर, दिस इज नेचुरल नंबर, ओके। तो फंक्शन मेरे पास दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से मुझे देखना है कि क्या ये 1 1 है या ऑन टू है या, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे ये बिल्कुल वही है ना, बस यहाँ से डोमेन और कोडोमेन को चेंज किया गया है। तो अभी हमने देखा कि एफ ऑफ एक्स 1 जो है, अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स 2 के बराबर रखता हूँ और यहाँ से मैं x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x1 प्लस 1 और 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2, तो 1 1 है ये, ठीक है। अब ऑन टू जब हम देखेंगे तो y में लेता हूँ किस में, कोडोमेन में, जो कि मेरे पास ये मेरे पास फंक्शन है इस कोडोमेन में, ये मैं लिखता हूँ कोडोमेन और ये लिखता हूँ मैं डोमेन, ठीक है। जब मैं y बिलोंग करता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि कोडोमेन में है और y को मैं रखता हूँ फंक्शन के बराबर x प्लस 1, और यहाँ से जब आप देखोगे इस 1 को मैं यहाँ से शिफ्ट करता हूँ y माइनस 1, सो x जो है मेरे पास y माइनस 1 बिलोंग करता है। और मुझे देखना है कि ये जो y माइनस 1 जो मेरे यहाँ पर y माइनस 1 आया, क्या ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है। और y मेरे पास जो है ये y मेरे पास कोडोमेन में है, ठीक है, कोडोमेन में है। तो ये भी एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 जब मैं इसमें माइनस करता हूँ 1, ठीक है, तो क्या ये फिर इसमें निकलता है, क्या है फिर इसमें निकलता है। देखिए अगर मेरे पास y जो है वो 1 के बराबर निकलेगा, ठीक है, 1 के बराबर निकलेगा, ठीक है, तब इसको अगर मैं -1 करता हूँ तो ये 0 के बराबर निकलेगा, और 0 जो है नेचुरल नंबर सेट में बिलोंग नहीं करता है। यानी कि अगर मैं y को 1 रखता हूँ तो x मेरे पास 0 है। यानी कि अगर यहाँ से मेरे पास ये जो मेरे पास है, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, अगर ये मेरे पास कोडोमेन है और ये मेरे पास डोमेन है, और यहाँ पर मेरे पास एक एलिमेंट जो है वो 1 है, और ये मेरे पास एलिमेंट जो है ये यहाँ से फिर 1 है, यहाँ से 2 है, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, तो 2 है तो 3 है, तो इस 1 की इमेज जो है 0 होगी, जो इसमें बिलोंग नहीं, 0 है, लेकिन 0 इसमें बिलोंग ही नहीं करता है, ठीक है। तब मेरे पास ये जो फंक्शन है ये ऑन्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑन्ट नहीं है ये, अगर आप y लोगे ना 1 तब ये निकलेगा 0, जो कि नेचुरल नंबर सेट को बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो फंक्शन है ये ऑन्ट नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट जो अगर ये नेचुरल नंबर होता ना, ये n की जगह अगर मेरे पास z होता, तब जाके जो ऊपर आपने देखा कि वो बिल्कुल 1 1 एंड ऑन्ट था। लेकिन जैसे ही हम कोडोमेन और डोमेन को जो है रिस्ट्रिक्ट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे, तो वहाँ से हमारे पास जो ये फंक्शन है ये ऑन्ट नहीं रहती है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये भी रिलेशन का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसमें हम क्या करते हैं। हमारे पास जो रिलेशन है x इज रिलेटेड टू y if and only if this is 2x plus 3y that is equal to 20, ओके। तो ये मेरे पास एक फंक्शन दी गई है, ठीक है, और मुझे देखना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स जो है वो बिलोंग कर सकते हैं हमारे रिलेशन R में। यानी कि अगर आप x और y को देखोगे जो वैल्यूज जो ये सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन, तो हमारे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो x, y जैसे पेयर्स कितने बनेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको सिंपली इसको देखो, ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, बस एक वेरिएबल का आपको वैल्यू निकालना है। चलिए मैं देखता हूँ इसको क्या करना है। 20 इसको यहाँ से शिफ्ट करते हैं ताकि हम x का वैल्यू निकाल सके, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग में हम y का वैल्यू निकालेंगे। सो दैट इज x इज इक्वल टू 20 माइनस 3y, और ये जो 2 है इसको हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास ये है, तो मेरे पास यहाँ से 20 है, ठीक है, 20 है। और देखो मेरे पास जो सेट है, सेट जो है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ से देख लीजिए आप, ये नेचुरल नंबर है, तो मतलब नेचुरल नंबर सेट है, तो मतलब 1 2 3 सो ऑन, ये मेरा सेट है, इसमें मुझे देखना है, ओके। तो जैसे मैं x और y दोनों जो है नेचुरल नंबर में है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे, अगर मैं y को यहाँ से इंसर्ट करता हूँ, y जो है 7 के बराबर रखता हूँ मैं, ठीक है, तो डैट x जो है वो मेरे पास निकलेगा 20 माइनस 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, सो डैट इज 20 माइनस 3 7 इज 21/2। तो
तो 20 माइनस 21 वो -1/2 के बराबर नहीं निकलता है जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं करता है। तो मतलब ये तो नेगेटिव आ गया ना, तो यहाँ से हमें 7 से आगे हम नहीं जा सकते, ठीक है। इवन 7 भी नहीं ले सकते क्योंकि हम यहाँ से नेगेटिव आ रहा है ना, ठीक है। तो अब हम 7 से नीचे जाएंगे, 6 हम लेंगे, ठीक है। वहाँ से हम फिर देखेंगे कि कौन कौन सा वैल्यू इसमें लगता है। तो यहाँ से मैं जो है 6 को लेता हूँ, ठीक है। तो x जो है मेरे पास 20 माइनस 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 2/2, दैट इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सही है। तो जब x मेरे पास 1 निकला तो y 6 था। तो इसी तरीके से जब मैं इसमें 5 को इंसर्ट करूँगा, 5, तो यहाँ से मैं 5 को इंसर्ट करूँगा, 3 5 इज़ 15, ठीक है। तो 15 करूँगा यहाँ से, सो ये निकलेगा यहाँ पर मेरे पास दिस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। ये भी नेचुरल नंबर सेट में बिलोंग नहीं करता है क्योंकि ये x मेरे पास निकलता है x 5 यानी कि डाई, यानी कि ऐसा मैं नहीं लिख सकता ना। अगर मैं 2.5 और 5, तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो ऐसे में नहीं ले सकता। ओके, तो यहाँ पर इसी तरीके से मुझे 4 अब वैल्यू देना है, ठीक है। 4 अब वैल्यू देना है, 4 वैल्यू देना है 4। तो यहाँ से मैं 4 को देता हूँ, ऐसे ऐसे करके, बस 2 सेकंड का खेल है ये। जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको ये आसानी से दिखेगा। सो डैट इज़ व्हाट, यहाँ से आपको 3 4 इज़ 12, तो यहाँ से 12 आ जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ से 8, ठीक है। सो डैट इज़ 4। तो यहाँ से जब 4 आ जाएगा यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप कौन सा वैल्यू दोगे, 3, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 3 3 इज़ 9, ठीक है। 3 3 इज़ 9, तो 9 माइनस 20 जो है वो 11 निकलेगा, यहाँ से 11 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा फिर 9 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 5, दिस इज़ 4.5 आ जाएगा, तो वो भी नहीं लेना है। तो इसी तरीके से 2 लेना है अब, ठीक है। तो 2 जब मैं यहाँ से लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं 2 लेता हूँ, 3 × 2 इज़ 6, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको रब करता हूँ, 3 × 2 इज़ 6, तो ये निकलेगा 14 के बराबर, ठीक है, 14। सो 2 1 एंड 2 7, तो 7 निकला मेरे पास। तो जब मेरे पास x जो था 7 था, तो y मेरे पास 2, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं 1 इसमें इंसर्ट करता हूँ, बस यही 1 तक मैं डाल सकता हूँ वैल्यू, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं डाल सकता, ठीक है। तो यहाँ से मैं 1 यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ, 3 1 इज़ 3, तो यहाँ से मेरे पास 17 आ गया, ठीक है। फिर से ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, 17 डिवाइडेड बाई 2, तो ये निकलेगा मेरे पास 8.5, ठीक है। वो भी मेरे पास नेचुरल नंबर नहीं है। बस यही 3 आपके एग्जिस्ट होते और यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थोड़ा वीडियो लंबा गया, इतनी मेहनत लगती है वीडियो में, तो सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक तो बनता है और शेयर तो ज़रूरी बनता है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रहे, प्रिपरेशन करते रहे। खुदा हाफिज़।